100% गारंटी देता हूं, अगर आप सभी जितने भी छात्र ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं, अंत तक देख लेते हैं, तो आपको इस वीडियो से कम 50 से 60 नंबर क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आपकी परीक्षा जो होती 100 नंबर की होती है, उसमें आप लोग 50 से 60 जो अंक होते हैं वो इसी वीडियो के अंतर्गत जो क्वेश्चन और आंसर है उन्हीं में से आने वाले हैं। तो कुल मिला के आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो हमारे वे फर्स्ट ईयर के छात्र हैं जिनको आने वाले दिनों में सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देनी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं हिंदी से जुड़े बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि हिंदी इस बार जो परीक्षा हो रही है उसमें कंप्यूटर और कार्यालय से जुड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक अगर आप देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्वेश्चन और आंसर बताने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए हाई लेवल के हैं और नई शिक्षा नीति पे आधारित हैं। और आपको मैंने बता दिया 50 से 60 नंबर क्लियर होने वाले, अगर आप एक एक क्वेश्चन और एक एक आंसर जो मेरे द्वारा बताया गया आप लोग अच्छे से समझते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन बैंक में, सीरीज में, इंटरनेट में, लेकिन कौन सी आपकी परीक्षा में आने की ज़्यादा चांस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, और आंसर भी बताने का अच्छे से प्रयास करूँगा समझाने का। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है कार्यालयी हिंदी की परिभाषा लिखिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कार्यालय हिंदी की परिभाषा आपकी परीक्षा में अति लघु उत्तरीय में ये प्रश्न देखने को मिलेगा, 100% श्योर है। तो कार्यालय हिंदी की जो परिभाषा है वो अलग अलग जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार अलग अलग जो हमारे लेखक हैं, कवि हैं, उनके अलग अलग इसकी परिभाषा है। तो श्याम सुंदर जी के अनुसार कार्यालय हिंदी की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि श्याम सुंदर दास कहते हैं कि वह भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो राष्ट्रभाषा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, सरकारी कामकाज, जैसे कि आप सभी के सरकारी कोई कंपनी हो गई, ठीक है, सरकारी कामकाज आपकी कोई ऑफिस हो गया, कार्यालय हो गया, ठीक है, उस काम के लिए, ठीक है, और न्यायालयों में, हाई कोर्ट में हो गया, सुप्रीम कोर्ट में हो गया, जितने भी न्यायालय हैं आपके जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या फिर ब्लॉक लेवल पे हो, ठीक है, तो उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, जिसको कहीं ना कहीं कार्यालय हिंदी की भी परिभाषा दी जाती है। ठीक है, वहीं पर डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार कहते हैं कि वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है वह भाषा अत्यंत शिष्ट तथा औपचारिक होती है। ठीक है, एक देश से दूसरे देश के राजनैतिक, ठीक है, राजनयिक पत्र व्यवहार बातचीत में होती है। ठीक है, यानी पत्र के माध्यम से होती है, वो आप लोग ईमेल के माध्यम से कह लीजिए या फिर SMS के माध्यम से कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप लोग कह लीजिए पत्र के माध्यम से। ठीक है, तो वहीं पर उस भाषा को अत्यंत शिष्ट तथा औपचारिक होती है, जिसको हम कार्यालय हिंदी भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है, कार्यालय हिंदी के कौन कौन से क्षेत्र हैं। नंबर 1 है जो कि क्षेत्र निम्नवत, नंबर 1 की टिप्पणी लेखन। टिप्पणी के लेखन में भी कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ठीक है, प्रारूपण के वर्क में भी किया जाता है, संक्षेपण में भी किया जाता है, प्रतिवेदन लेखन में भी किया जाता है, कार्यव्रत लेखन में किया जाता है, कार्यालय अनुवाद कार्य में, इन सभी क्षेत्रों में कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो है इस बार नया जो है सिलेबस है, या आप कह सकते हैं कि नई बुक है, या फिर आप लोग कह सकते हैं नया चैप्टर है जो इस बार ऐड किया गया है, जिसकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि कार्यालय हिंदी के उद्देश्य बताइए। चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, लिखा है कि वास्तव में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के पीछे आरंभिक उद्देश्य भी यही था कि भारत के सभी शासकीय कार्य कार्यालय हिंदी के माध्यम से इसलिए किए जाएं जिससे भारत की अधिकांश जनता शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों से परिचित हो सके। इन नीतिगत निर्णयों का संबंध सीधे सीधे आम नागरिक से होता है। ऐसे में यदि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी उन तक पूर्ण रूप से न पहुंच सके तो आप नागरिक शासन की सुविधा का लाभ उठाने से वंचित रह जाएगा। अतः राजभाषा के रूप में कार्यालय हिंदी की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है,
कार्यालयी जो हिंदी है उसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए, ठीक है, जो कि एक ऐसी भाषा है कार्यालयी हिंदी, ठीक है, जो कि कार्यालयों में तो यूज किया जाती है और भारत के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और इसलिए प्रयोग किया जाता है जिससे जो भारत देश की अधिकांश जनता है, अगर, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जो भारत की अधिकांश जो जनता है अगर इससे परिचित होगी, ठीक है, इससे परिचित होगी तो आने वाले जो भी योजनाएं हैं, लाभ हैं, ठीक है, वो ग्रामीणों तक सीधा डायरेक्ट पहुंच सकेंगे, जिससे उस सुविधा का वो लाभ ले पाएंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से एक प्रकार का साधन है, बहुत ही मीडियम ऐसा साधन है जिससे नागरिकों के, आम जनता और सरकार के बीच एक अच्छी फाउंडेशन बनी रहे, ठीक है। तो इसलिए कार्यालय हिंदी का जो मुख्य उद्देश्य है वो सरकार और आम पब्लिक जो जनता है उसके बीच जो है वो एक कम्युनिकेशन आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, एक जुड़ाव, जो जुड़ाव होता है उसको बना रहा है, ठीक है, जनरेट कर रहा है। तो इसलिए इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है एक प्रकार से, ठीक है, जिससे आम जनता तक पहुंच सके और कोई इस सुविधाओं से अवंचित ना रह सके। समझ में आ गया? तो इस प्रकार जो है इसका कुछ उद्देश्य है, जो कि आंसर भी आपको इस प्रकार लिखना है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, एक है परिभाषा, एक है कौन कौन से क्षेत्र में यूज किया जाता है, और मुख्य उद्देश्य है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 100% श्योर गारंटी, कि इन तीनों प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आना है। कुल मिला के आपके यहीं 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे अगर तीनों का आंसर आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसी पॉइंट से 3 ही क्वेश्चन से आपके 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, मैंने जो तो आंसर बताया ही, आप लोग इससे भी पढ़ लीजिएगा। आपके जो क्वेश्चन बैंक सीरीज है उसमें भी इसका क्वेश्चन है, तो ढूंढ के उसका आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कार्यालयी हिंदी तथा सामान्य हिंदी के संबंध को स्पष्ट कीजिए। जो कार्यालयी हिंदी है और जो सामान्य हिंदी है उसके बीच आप लोगों को संबंध बताना है, ठीक है। तो आंसर में लिखना है कि सरकारी कार्यालय की, ध्यान दीजिएगा, सरकारी कार्यालयों की कार्य प्रणाली से जो लोग अनभिज्ञ हैं, ध्यान दीजिएगा, जो सरकारी कार्यालयों के कार्य प्रणाली से लोग अभिन्न हैं यानी कि अज्ञात हैं, उन्हें इस बात का भान नहीं रहता है कि वे व्यवहारिक जीवन में जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं वह कार्यालयी हिंदी भाषा है या नहीं। इसलिए लोगों द्वारा बोली जाने वाली सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। कार्यालयी हिंदी तथा सामान्य हिंदी का संबंध निम्न है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रट लेना है। क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी देखने को मिल सकता है, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय में, और पूरी तरह ये हाई लेवल का प्रश्न है। 100% चांस है इस प्रश्न की आपकी परीक्षा में आने की, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी में आत्मीय संबंध है। क्वेश्चन का आंसर जो है वो कुछ इस प्रकार है जो आपको शायद समझ में ना रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे आत्मीय संबंध क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि समान हिंदी और कार्यालय हिंदी में आत्मीय संबंध है, मतलब कि एक दूसरे से वो जुड़े हैं, लेकिन एक दूसरे का जो है वो यूज है वो कहीं ना कहीं अलग किया जा रहा है। यानी कि धीरे धीरे अब कार्यालय जो हिंदी है वो अपना रूप दिखा रही है और वो निखर के आ रही है, ठीक है। पहले क्या था, सामान्य हिंदी यूज की जाती थी, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि डिजिटल इंडिया हो गई अब धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे का हिंदी भाषा है, इसका जो है यूज है वो कार्यालय के क्षेत्र में अच्छे से किया जा रहा है। तो वहीं पर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि इसका संबंध जो है वो आत्मा से है, लेकिन जो दोनों के जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अलग हैं, ठीक है। दूसरा है समान हिंदी और कार्यालय हिंदी की व्याकरण का संरचना एक ही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो समान हिंदी है, जो कार्यालय हिंदी है, उसकी जो व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण जो संरचना है वो एक ही है। जैसे कि का है तो का इसमें भी है, जैसे कि इसमें बनता है ऑफिस, ठीक है, मान लीजिए कि बनता है आप लिख दफ्तर, ठीक है, तो दफ्तर में आपका सामान्य भी हिंदी आ जाता है और दफ्तर में कार्यालय भी हिंदी आ जाता है। तो ये जो व्याकरण चीज़ें हैं इनकी जो संरचना है दोनों में एक ही है, बट अलग अलग जगह पे। जैसे कि आप सभी को मालूम कि पहले ज़्यादातर हिंदी नॉर्मल यूज की जाती थी, अब उसका जो रूप है कहीं ना कहीं निकल के आया है दूसरा रूप कार्यालय हिंदी, जो कि ज़्यादातर ऐसी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है जिससे सरकार को अच्छे से मैनेज करने में
कोई भी चीज़ हो उसको मैनेज करने में सरलता हो और उसी चीज़ को उसी भाषा में, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट द्वारा जनता, आम जनता तक वो पहुंच सके, ठीक है। तो उससे एक दूसरे का जो टचिंग है गवर्नमेंट का और जनता का वो आसान हो जाएगा, ठीक है, सामान्य हिंदी की अपेक्षा। तो इस प्रकार कुछ इसमें बदलाव है और इस प्रकार संबंध है सामान्य हिंदी में और कार्यालय हिंदी में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है, बताइए। तो पारिभाषिक जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न 100% आएगा ही आएगा, वो चाहे अति में आए, चाहे लघु में आए, चाहे विस्तृत में आए, इस बात को आप रट लीजिए अभी से, ठीक है। आंसर हमें लिखना है कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, जैसे अंग्रेजी का शब्द, ठीक है, डेकोइटी हिंदी में इसके लिए डकैती शब्द है। इसकी परिभाषा कर दी गई है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसको डकैती कहेंगे। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वो पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं। अब आप सभी को इसका आंसर शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। जिस भी शब्दों को एक सीमा होती है, ठीक है, सीमा बांध दी जाती है वही पारिभाषिक शब्द होते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में बताया गया कि अंग्रेजी शब्द का, ठीक है, जैसे अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, डेकोइटी, ठीक है, समझ में आ गया। हिंदी में इसी के लिए डकैती भाषा का शब्द है, इसमें इंग्लिश में डेकोइटी है और उसमें डकैती है, उसकी परिभाषा कर दी गई है जैसे कि डकैती, ठीक है, जहाँ पर डकैती 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसे डकैती कहेंगे, ठीक है। और जिन जैसे शब्द देखिए 4 कहा गया ना, तो जिन भी शब्दों की सीमा को बांध दिया जाता है वही होती है पारिभाषिक। जैसे कि यहाँ पर डकैती था, ठीक है, और यहाँ पर उसके 4 या 4 से अधिक, इसी को बांध दिया गया तो वहाँ पर बांध दिया गया तो वहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं, क्या, पारिभाषिक शब्द का उत्पन्न हो जाना हो जाता है, ठीक है, यानी कि उत्पन्न हो जाता है पारिभाषिक शब्द। समझ में आ गया? ओके, राइट, पक्का आपकी परीक्षा में आएगा प्रश्न, याद रखिएगा, ठीक है। जिन भी शब्दों की सीमा बांधी जाती है उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा। पारिभाषिक शब्दावली क्यों परिभाषित कीजिए। अभी आपने आंसर ऊपर पढ़ा और उसका पारिभाषिक शब्द, और यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित कीजिए, ठीक है, ये प्रश्न आ रहा है। आंसर में लिखना है कि पारिभाषिक शब्दावली से संदर्भित प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं निम्नवत हैं। तो श्री गोपाल शर्मा जो कि कवि लेखक हैं, इनके अनुसार जो पारिभाषिक शब्द है उसकी इस प्रकार कुछ शब्दावली की परिभाषा है कि पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो कि किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया हो, तो उसे हम पारिभाषिक शब्द कहेंगे, ठीक है। वहीं पर डॉक्टर रघुवीर ने कहा है कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, जैसे अंग्रेजी का शब्द डकैती, हिंदी में इसके लिए डकैती, आपने ऊपर इसका एग्जाम्पल पढ़ा ही है। तो आपको इसी प्रकार इस शब्दावली जो है इसकी भी परिभाषा इसी प्रकार देनी है। दोनों के आंसर में काफ़ी सिमिलरिटी है, थोड़ा डिफरेंट है बस, और है एक ही। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, चाहे वो आए चाहे ये आए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पद नाम से क्या आशय, ठीक है। तो पद नाम यहाँ पर बताया जा रहा, पद नाम बराबर पद प्लस नाम, हिंदी में पद का अर्थ स्थान, ओहदा आदि है, और इस प्रकार पद नाम शब्द का व्युत्पारिक अर्थ है किसी स्थान अथवा ओहदा का नाम। डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में पद नाम का प्राय, ठीक है, डिजिग्नेशन दिया है, ठीक है, यानी कि पद, ठीक है, जिसको आप लोग पूछते किस पोस्ट पे हैं आप लोग, ठीक, किस पद पे हैं, ठीक है, डिजिग्नेशन आप लोग बोलते नहीं हैं। तो इस प्रकार कुछ हमारे हरदेव बिहारी जी ने, ठीक है, हिंदी भाषा में पदनाम का जो प्राय जो नाम दिया गया है वो आप लोग यहाँ पर सुने, पदनाम, ठीक है, पोस्ट, ठीक है, पद किस पोस्ट पे आप लोग किस पोस्ट पर चयनित हैं ऐसा बोलते नहीं हैं, किस पद पे, तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। जिस प्रकार व्यक्ति अपना नाम होता है उसी प्रकार उसकी पहचान भी होती है, उसी प्रकार उसका उद्योग, व्यवसाय तथा सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति का अपना पद होता है। पद का निर्धारण कार्य के स्तर, भेद या तात्पर्य के आधार पर किया जाता है। हाँ, पद का जो निर्णय है वो आपके कर्म के हिसाब से तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, लेकिन आपके जो कार्य है, आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, किस किस क्षेत्र में आप माहिर, आपके पहनाव ओढ़ावे, ठीक है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, आपका उद्योग कैसे चल रहा है, इन सारी चीज़ों पे निर्भर करता है, ठीक है।
समझ में आ गया अभी प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आवेदन पत्र किसे कहते हैं। बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज में रहते हैं कि आवेदन पत्र क्या होता है, तो चलिए आपको समझाते हैं हम। लिखा है कि जब हम किसी व्यक्ति से कोई आग्रह या अनुरोध या निवेदन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उस समय जो आवेदन जिस पत्र में लिखकर करते हैं उसे आवेदन पत्र कहा जाता है। जैसे कि आपको किसी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से कोई ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई दोस्त है या फिर आप पुलिस स्टेशन में, ठीक है, कोई किसी भी चीज़ के लिए आग्रह कर रहे हैं या फिर आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके ब्लॉक लेवल पे किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति से कोई आग्रह, अनुरोध या निवेदन करता है, वो भी पत्र के माध्यम से, ठीक है। एक जैसे कि किसी से हमको भाई ऐसे फेस टू फेस या फिर आप लोग जाते हैं तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि वो आदमी खड़ा, हम खड़े हैं पर फेस टू फेस, तो उस चीज़ को ना होते हुए एक जो जरिया है वो अपनाया जाए, यानी कि पत्र के माध्यम से, यानी कि हम उनके पास जाएं, उनको पत्र दे दें, उस पत्र को पढ़ के वो लोग, ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्स दें, तो वहाँ पर आवेदन पत्र की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि जब किसी चीज़ के लिए हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट आवेदन पत्र के माध्यम यानी आवेदन पत्र में लिखकर करते हैं, तो उसे आवेदन पत्र कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं। आवेदन पत्र तो आपने समझ लिया कि आवेदन पत्र जब किसी से हम किसी चीज़ के रिक्वेस्ट निवेदन करते हैं तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, आवेदन पत्र का, आवेदन लिखकर, ठीक है। तो जो सरकारी पत्र है उसकी परिभाषा है कि राष्ट्र कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुसंगठित सरकार की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप सभी को मालूम, भारत सरकार को जैसे चलाने के लिए एक सरकार की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आंसर कह रहा है कि यह सरकार कार्य संचालन की सुविधा के लिए अनेक कार्यालय खोलती है, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ को कोई ग्रामीण लेवल पे, यानी कि देश तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें किसी को अब सुविधा ना हो इसलिए कई जगह कार्यालय ओपन किए जाते हैं, ठीक है। ये कार्यालय देश के कोने कोने में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले होते हैं। इन सबका आपस में संबंध पत्रों द्वारा स्थापित होता है, ठीक है। जैसे कि एक ऑफिस लखनऊ में है और एक आपके अहमदाबाद में है, एक मान लीजिए दिल्ली में है, ठीक है। अलग अलग बहुत सारी कोने कोने में स्थापित हैं क्या, कार्यालय। तो उनको आपस में कहीं ना कहीं एक बातचीत करनी होती है, ठीक है। वहीं पर बातचीत करनी होती है आपस में पत्रों के माध्यम से, ठीक है। तो शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकारी द्वारा एक कार्यालय या विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को लिखे गए पत्र शासकीय पत्र अथवा सरकारी पत्र कहलाते हैं, ठीक है। जब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के लिए जो दूसरी कोने में दूसरी जगह स्थित है, ठीक है, उसको हम एक पत्र लिखते हैं, उस पत्र से किसी चीज़ की निर्देश देते हैं, किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पर हम एक पत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सरकारी पत्र या फिर शासकीय पत्र बोलते हैं। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, और इसमें से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, चाहे सरकारी पत्र आए चाहे आवेदन पत्र आए, 100% श्योर है, गारंटी है, ठीक है। इसमें से पढ़ लीजिएगा। कार्यालय आदेश का स्पष्ट किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे आप लोग इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अगला है संकल्प किसे कहते हैं, इसे भी आप लोग इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को। अगला प्रश्न आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, फिलहाल मैंने तो इग्नोर कर दिया है। अगला प्रश्न है कि विज्ञापन से क्या तात्पर्य। हाँ, ये क्वेश्चन जो विज्ञापन आप लोग ऐड देखते हैं उसी से जुड़ा है। लिखा है कि विज्ञापन एक प्रकार की शासकीय सूचना है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाती है। ये सूचनाएं विविध विभागों में हुई रिक्तियों की आवेदन पत्र मांग, ठीक है, मंगाने, किसी सरकारी उत्पाद की बिक्री करने तथा विभिन्न सरकारी निर्माण हेतु टेंडर आदि आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में छपवाई जाती है। जैसे कि आपको कोई ऐड चलवाना है, यानी कि आप लोग कोई विज्ञापन देना है, कोई प्रचार कराना है, ठीक है, किसी चीज़ आपने कोई कोचिंग खोला है या आपने कोई एजेंसी खोली है, तो आप जैसे दैनिक जागरण है और बहुत सारे जो पेपर होते हैं, अमर उजाला है, उसमें आपने छपा दिया कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध हैं और हम इतने दामों में देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम विज्ञापन यानी कि उसे हम प्रचार बोलते हैं, ठीक है। तो प्रचार के माध्यम से अगला कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो हाँ वो जानेगा उसके बारे में, तो उसी को हम प्रचार बोलेंगे। और जो कि अलग अलग, ठीक है, जो कि अलग अलग माध्यम से हो सकता है न्यूज़ प्रकार के माध्यम से हो सकता है, और हो सकता है वो आपके टीवी के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। टीवी में जो आप लोग देखते हैं, ठीक है, न्यूज़ और वीडियो के माध्यम से कोई आप वीडियो देखते हैं तो उसमें ऐड वेड नहीं आते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग स्किप करते हैं प्रचार, तो उसे ही यहाँ पर बताया जा रहा, उसी का मतलब होता है विज्ञापन, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को कुछ इस परिभाषा देना है विज्ञापन की, ठीक है। अगला प्रश्न है
कि निविदा सूचना से क्या तात्पर्य है। निविदा सूचना क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आए दिन समाचार पत्रों में विविध सरकारी निर्माण कार्य हेतु निविदा सूचना प्रकाशित होती रहती हैं। ठीक है, निविदा की सारी शर्तें, निर्माण कार्य का विवरण आदि निविदा सूचना में दिया रहता है। निविदा एक निर्धारित प्रपत्र होता है जो एक निश्चित मूल्य पर निविदा की सूचना देने वाले कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है। इस प्रपत्र को भरकर निर्धारित सुरक्षित धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ मोहरबंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करना होता है। एक निश्चित तिथि पर सभी निविदा भरने वाले के सक्षम इसे खोला जाता है और पूर्व निर्धारित, ठीक है, पूर्व निर्धारित शर्तों पर खरी उतरने वाली, ध्यान दीजिएगा, पूर्व निर्धारित शर्तों पर खरी उतरने वाली निविदा को स्वीकृति दे दी जाती है। निविदा की स्वीकृति के बाद संबंधित ठेकेदार अपना कार्य शुरू करते हैं। तो ये रही निविदा के बारे में कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट जानकारी, जो कि आपको पढ़ लेना है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिला होगा वो है कि पल्लवन की परिभाषा दीजिए। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ यही आपके अति लघु उत्तरीय, यही आपके लघु उत्तरीय और यही विस्तृत उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय में लिखना तो 50 में, वही क्वेश्चन लघु में लिखना तो 200 में, विस्तृत उत्तरीय में लिखना तो कम से कम 500 शब्द में। इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसका आंसर आप लोग मेरे द्वारा बताया गया एक आंसर से तो पढ़िए, साथ साथ में आप लोग अपने गूगल पे सीरीज़ में क्वेश्चन बैंक खरीदी तो उसमें सीरीज़ खरीदी तो उसमें पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पल्लवन की परिभाषा दीजिए। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आना ही आना 100% श्योर है, तो इसकी परिभाषा आपको याद रखना है। लिखना है कि अंग्रेजी विद्वान बेन के अनुसार पल्लवन का अर्थ किसी कथन को एक परिच्छेद, ठीक है, परिच्छेद में विस्तृत करना, इसमें मूल विचार को विकृत करने तथा ठीक है, अवांछनीय सामग्री देने का निषेध होता है। ठीक है, पल्लवन की परिभाषा आपने समझी है, जो कि अंग्रेज विद्वान बेन के अनुसार, ठीक है, इस प्रकार लिखना है। पल्लवन के क्या महत्व है, पल्लवन की परिभाषा, ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में इनमें से पल्लवन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कोई ना कोई पल्लवन से जुड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इससे संबंधित प्रश्न सारे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसका उत्तर भी। अगला प्रश्न है कि प्रतिवेदन की उपयोगिता बताइए। इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के आशय को स्पष्ट कीजिए या फिर कंप्यूटर की परिभाषा दीजिए या कंप्यूटर का अर्थ बताइए। ठीक है, या फिर इसका परिचय दीजिए। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा। कंप्यूटर से जुड़ा क्वेश्चन आना ही आना आपकी परीक्षा में, परिभाषा से जुड़ा, इतिहास से जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा जरूर। ठीक है, 100% है। तो आपको आंसर में लिखना है कि कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का आशय है गणना करना। जो कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, जैसे कि 2 + 2 4, तो वही होगा गणना कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार कंप्यूटर गणना के लिए किया गया एक ऐसा आविष्कार है जो तीव्र गति से गणितीय गणना कर देता है। कंप्यूटर किसे कहते हैं, इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सूचनाओं, डाटा के आधार पर कार्य करती है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे आप कोई सूचना देंगे, जैसे आप लिखेंगे 2 और नहीं, आप लिखेंगे 10 + 10। ठीक है, उसके बाद आप इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद जो वो आउटपुट देगा, यानी कि 10 करने के बाद आप बराबर का या प्लस दबा देंगे, फिर बराबर का निशान दबाएंगे, तो वो आपको 20 आउटपुट देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आपके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार जो कार्य करता है उसी को आप लोग एक प्रकार से वो बोल सकते हैं कंप्यूटर का कार्य है। ठीक है, तो कंप्यूटर कार्य कुछ इस प्रकार करता है। ठीक है, सूचना और डाटा को कार्य करती हैं। कंप्यूटर संचालित, ठीक है, कंप्यूटर संकलित सूचनाओं की क्रमबद्ध जानकारी देता है, इसलिए अब कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर भी कहा जाने लगा है। ठीक है, क्रमबद्ध का मतलब ये हो गया क्रम वाइज। ठीक है, जैसे कि हमने कोई लिखा, जैसे हमने लिखा, पहले आपको स्टार्टिंग पे लिखना चाहिए, पहले आपको हेयर लिखना चाहिए, बाल, फिर आपको सिर लिखना चाहिए, फिर आपको आँख लिखनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको लिखना चाहिए, आपको आँख लिखनी चाहिए, फिर आपको आपका नोज नाक लिखनी चाहिए, फिर ओंठ लिखनी चाहिए। इस तरह आपको सीरियल वाइज नीचे तक पूरी बॉडी का लिखना है। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे कि आप लोग उल्टा लिख दें, बीच का पहले आप लोग हैंड लिख दें, फिर फुट लिख दें यानी कि पैर लिख दें, फिर आप आँख लिखें, फिर जाके नीचे आकर फिर आप लोग दाढ़ी लिखें या फिर आप लोग बाल लिखें, तो वो हो गया अनसिस्टमेटिक वे। लेकिन जहाँ पर कंप्यूटर की बात आ जाती है तो वो क्रमबद्ध से कार्य करता है, यानी कि एक सीरियल वाइज। ठीक है, जैसे कि कहीं पर लिखा है DBCAPA, पहले लिखा DPNADL, इस तरह लिखा है, तो वहीं पर अगर उस चीज़ को कंप्यूटर भाषा में किया जाएगा तो वो इक्वल वाइज देगा, ABCDE, यानी क्रमबद्ध तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो क्रमबद्ध
जानकारी देता है, जिसको डाटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो है कंप्यूटर का जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जो पिता हैं वो कौन है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। फिर जनक कौन है, एक ही बात है। तो जो इसके जनक है वो चार्ल्स बेबेज जी हैं, जो कि आपको सिंपल सा प्रश्न का उत्तर देना है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के आप लोगों को लिखना है कि कंप्यूटर छोटे छोटे उपकरणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा रहा है। पहला है इनपुट उपकरण, दूसरा है प्रोसेसिंग और तीसरा है आउटपुट। यानी कि जो 3 भाग होते हैं कंप्यूटर के, जो कि पहला होता है आप इनपुट, यानी कि कोई चीज़ आपने लिखा 2 × 2, आपने लिखा 2 × 2, तो वहाँ पर क्या होगा, आप लोग जैसे कि इनपुट दिए, उसके बाद जो 2 × 2 होगा उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा। जब आप दबाएंगे 2 × 2 करेंगे तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस को वो आपको क्या जनरेट करके देगा, 2 दूनी 4, तो वो 4 आपको आउटपुट निकाल के देगा। तो यही होगा इनपुट आपका 2 × 2 हो गया। और 2 × 2 को जो यानी कि प्रोसेस कर रहा है, जो वो गुणा कर रहा है, ठीक है, इनटू कर रहा है, वो प्रोसेसिंग हो गई। और जो आपको जो 4 रिजल्ट दे रहा वो आपका आउटपुट हो गया। समझ में आ गया सिंपल भाषा में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो कंप्यूटर की कौन कौन सी संक्रियाएँ करता है, यानी कि कौन कौन सी क्रियाएँ करता है। तो नंबर 1 पे है कंप्यूटर, ठीक है, डाटा निर्देश को पढ़कर उसे ग्रहण करता है। दूसरा है कंप्यूटर डाटा और निर्देश को भंडारित करता है, यानी कि स्टोर करता है। जैसे कि आपने कोई डाटा निर्देश लिखा, उसको वो सेव करता है, स्टोर करता है, भंडार करता है। ठीक है। अगला है कि कंप्यूटर विभिन्न प्रक्रियाएं एवं उनके क्रम को नियंत्रित करता है, यानी कि कंप्यूटर बहुत सी क्रियाएं वो करता है और क्रम क्या, यानी कि सीरियल वाइज, पॉइंट वाइज, जैसे कि आपने कुछ चीज़ बनाई है तो सीरियल वाइज उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगला है कि यह उपयोगी सूचनाओं को प्रयोक्ताओं के समझने योग्य बनाता है। ये जो सूचनाएं होती हैं, जैसे कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो अगर आप वो कंप्यूटर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो वो इसके योग्य बनाता है। ठीक है, जिस भाषा में आप उसको समझना चाह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो ये है जो क्रियाएं करता है कंप्यूटर, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी था। अगला प्रश्न है कि भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम कौन था। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है और जनरली क्वेश्चन है कि जो भारत में सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था, ठीक है, उसका जो नाम था वो सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, सिद्धार्थ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सुपर कंप्यूटर विकास कब हुआ, यानी कि जो भारत में सुपर कंप्यूटर आया उसका विकास कब से माना जाता है और कब हुआ। ठीक है, तो आपको आंसर में लिखना है कि परम 8000 सीडैक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1991 ईस्वी में किया गया। इसके निर्माण का श्रेय सीडैक के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। परम युवा सेकेंड, ठीक है, सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 ईस्वी में किया गया, जो सीडैक द्वारा विकसित सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। इसकी गणना की क्षमता 500 टेरा, ठीक है, फ्लॉप्स है। इस प्रकार सुपर कंप्यूटर, ठीक है, फ्लो सॉल्वर का विकास नाला, ठीक है, फ्लो सॉल्वर का विकास नाल नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा 1980 में किया गया। तो ये थोड़ी विकास के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, सुपर कंप्यूटर के बारे में कि कब इसका विकास हुआ, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा उसका परिचय, कब क्या हुआ, किस सन में क्या निर्माण हुआ और कैसे कैसे वो कंप्यूटर जो हो तीव्र गति से काम। पहले आप सभी को मालूम, कंप्यूटर अब तो आपको छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। पहले जो कंप्यूटर थे वो आपको एक एक कमरे भर से भी ज़्यादा बड़े बड़े होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार पहले कंप्यूटर था, फिर उसकी वो आकृति में धीरे धीरे कम करते 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 आप सभी को आज जो कंप्यूटर दिख रहा है इतना छोटा, वो ये आज ये आपको ये दिख रहा है। पहले ये इतना छोटा नहीं था, पहले बहुत बड़ा एक कमरे के जितना था। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि 10 बाई 10 का, ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। तो कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है। नंबर 1 है कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाली मशीन है, यानी कि जो कंप्यूटर है वो बहुत फास्ट वर्क करती है। ठीक है, कंप्यूटर काम करने के लिए परिशुद्धता उच्च कोटि की होती है, यानी कि कंप्यूटर में 100% शुद्धता पाई जाती है। ठीक है, जो भी काम करेगा, जो आप लोग इनपुट देंगे उस हिसाब से उसमें 100% शुद्धता मिलेगी। अगला है कि बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की विलक्षण क्षमता है। और अगला है कंप्यूटर में स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। और अगला है कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण संवेगहीन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं, जो कि आपको याद रखना है। विशेषताएं हो गया, क्रियाएं हो गया, ठीक है, और कितने
भाग होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए, आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंटरनेट किसे कहते हैं। शायद इस प्रश्न से या इस शब्द से कोई ही अनजान होगा। इंटरनेट तो सभी जानते हैं, विश्व का ऐसा छोटे छोटे बच्चे भी जानने लगे हैं, बूढ़े से लेकर छोटे से लेकर बूढ़े तक सब जानते हैं। ठीक है, इंटरनेट विश्व का सबसे पहला, ठीक है, इंटरनेट विश्व का विशालतम नेटवर्क है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क है। नेटवर्क एक ही प्रकार की वस्तुओं का संजाल है। संजाल का अर्थ होता है एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक वस्तुओं का परस्पर संपर्क में आना। इंटरनेट एक बृहद पीयर टू नियर एक समान नेटवर्क है जिससे जुड़कर कोई भी कंप्यूटर बड़ी सरलता से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। इससे सारे कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक टीवी रेलवे स्टेशन की तरह होता है, यानी कि एक स्थान से आप लोग कोई सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहे, एक स्थान से दूसरे स्थान, या दूर बैठे हैं आप लोग, जैसे एक देश से दूसरे देश या एक सिटी से दूसरे सिटी में आप लोग बैठे हैं, तो आप लोग आसानी से डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। वो डाटा आपका इमेज फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में होता है। आजकल तो सारे जो फॉर्मेट वो अवेलेबल है, सारी चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है, एक स्थान से बैठे बैठे दूसरे स्थान, वो जो पॉसिबल है, संभव है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से है। ठीक है, तो इसलिए इसको सबसे बड़ा और सबसे विशाल नेटवर्क कहा जाता है। और कंप्यूटर जो इंटरनेट होता है वो छोटे छोटे नेटवर्कों से मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट होता है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट का पूरा नाम होता है, ठीक है, आप लोग को पता है इंटरनेट का पूरा नाम होता है क्या? जिन छात्रों को मालूम पहले बताइए कमेंट में, आप लोग, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर जो आप लोग पूरा नाम है वो इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट का पूरा नाम याद रखिएगा, परीक्षा में हो सकता ही जाए। फिलहाल नीचे आपको क्वेश्चन दिया भी गया, देख लीजिए, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ईमेल से आप क्या समझते हैं। ईमेल जो आप लोग मेल भेजते हैं, जीमेल, ठीक है, जीमेल पे ईमेल आप लोग करते नहीं है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर कि दो या दो से अधिक एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों द्वारा एक दूसरे की सूचनाओं का ग्रहण करना और भेजना, यानी कि कोई भी भेज रहा है आपको तो आप लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और उसको आप लोग कुछ भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ आप लोग रिसीव कर रहे हैं किसी से और कुछ भेज रहे हैं, तो उसे ही ईमेल कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से जो सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं। ठीक है, आजकल ईमेल का प्रचलन अधिक हो गया है। ईमेल पर सूचना भेजना डाक से भी सस्ता है। ईमेल के माध्यम से बहुत दूर बैठे इंसान को आसानी से मेल किया जा सकता है, आसानी से जो सूचनाओं का है वो आदान प्रदान किया जा सकता है। आप सभी को मालूम है कि फ्री में, इंटरनेट के माध्यम से फ्री में सूचनाओं का आदान प्रदान करके आप लोग घर बैठे कम समय में उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जो कि शायद डाक के द्वारा पॉसिबल ना हो। डाक के द्वारा आप करेंगे तो महीने में, 15 दिन में, जितना भी टाइम लगेगा, और वो कुछ ही पल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, वो भी बहुत ही कम समय में। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है वो है ईमेल का पूरा क्या नाम है। ईमेल का पूरा नाम आप सभी को मालूम ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, ईमेल, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब मेल ही होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है पूरा नाम ईमेल का, याद रखिएगा। वेब पेज किसे कहते हैं। वेब पेज का मतलब आप लोग जैसे कि कोई ने वेबसाइट खोले, उसमें जो सबसे पहला पेज ओपन होता है उसे ही वेब पेज कहते हैं। वेब पेज की परिभाषा देना है कि वेब पेज सूचनाओं का अंश है। वेब पृष्ठों को HTML का प्रयोग करके निर्मित किया जाता है। ठीक है, HTML एक पद्धति है जो इंटरनेट पर फाइलें तथा हाइपर टेक्स्ट फाइलें स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर www आ गया। आप लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, इसमें लिखा नहीं रहता www, तो उसी का मतलब हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि दुनिया भर की सारी जानकारी आपको मिल रही है। ठीक है, तो वही हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। हिंदी की प्रमुख वेबसाइट है, यानी हिंदी की जो टॉप लेवल की वेबसाइट है वो आपको देखने को मिलेगा। विकीपीडिया, कुछ भी सर्च करें तो विकीपीडिया आप सभी को ज़रूर देखने को मिलेगा। विकीपीडिया में आपका आंसर ज़रूर मिल जाएगा, चाहे आप लोग जो भी सर्च करें। ठीक है, अगला है आप लोग शब्दकोश है, हिंदकोश है, और ठीक है, गजेट्स हैं, 360 है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हैं प्रमुख वेबसाइटें जो कि इंटरनेट पे आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर की परिभाषा आप सभी को मालूम ही होगी अच्छे से। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बता रहा है यहाँ पर। सॉफ्टवेयर के भाग बताइए। पहला हो गया, नंबर 1 है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉलेड होते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर में बाद में इंस्टॉल किए जाते हैं आवश्यकता अनुसार, जैसे कि VLC प्ले। जैसे आपको गाना सुनना है तो आपको VLC प्ले डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, व्हाट्सअप आप लोग करना है तो व्हाट्सअप ऑनलाइन वही हो जाता है। फोटोशॉप आपको चलाना है तो आप फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे, तो वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप सभी को मालूम है कौन से होते हैं। ठीक है, यूटिलिटी जिन छात्रों को मालूम वो बताएं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ठीक है,
ओके, बताइए आप लोग दिखते हैं किन किन छात्रों को मालूम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। फिलहाल नहीं मालूम होगा तो आपको मैं बता दूंगा कमेंट में। फिलहाल जिन छात्रों को मालूम है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताइए किसे कहते हैं। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि हिंदी की उपलब्ध सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। तो हिंदी में बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर वो अवेलेबल हैं आपको, जो कि देखने को मिलेंगे। ब्राउज़र हो गए, ठीक है, आई ब्राउज़र हो गया, हिंदी एक्सप्लोरर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, भारतीय ओपन ऑफिस हो गया यानी कि एमएस ऑफिस, ठीक है, और हिंदी स्पेलिंग चेकर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपरा मिनी हो गया, जीमेल हो गया, ब्लॉगर हो गया, लाइव जर्नल, वर्डप्रेस हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, स्पर्श हो गया। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिनके नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के कार्य के बताइए। तो वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में आपको मैंने बताया ही, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से पत्र या रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, जिनके शब्दों को बदल सकते हैं, जिनके शब्दों के अक्षर को छोटा बड़ा गिन सकते हैं, उसमें तिरछा कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, स्पेलिंग की चेकिंग कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर जैसे कि आपको कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसे ही डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, डाटा आपने कोई लिखा, उसमें कुछ चेंजिंग कर रहे हैं तो उसे डाटा प्रोसेसिंग बोलेंगे। वीडियो फ़ोन के विषय में आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन आ गया। वीडियो फ़ोन आप सभी को मालूम है कि दूरसंचार का माध्यम हो गया। ठीक है, दूरसंचार मतलब कहने का मतलब ये है कि वीडियो फ़ोन के माध्यम से यानी कि वीडियो कॉल के माध्यम से आप लोग एक स्थान से बैठे दूसरे स्थान का चित्र, साथ में उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया जो कि कैमरा और वीडियो मोबाइल के माध्यम से किया जा सकता है, ये आप सभी को मालूम हो गया। अगला प्रश्न है कि मल्टीमीडिया का अर्थ बताइए। मल्टीमीडिया का अर्थ ये होगा जिसे टेक्स्ट जो आप लोग बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर पे, डेटा, चित्र, ठीक है, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, इन्हीं के समन्वय को मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मल्टीमीडिया का अर्थ लिख देना है। तो पूरा का पूरा जो भी हिंदी के क्वेश्चन थे लगभग मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे भी लगेंगे। आपकी परीक्षा में इनमें से 50 से 60 नंबर का इसी वीडियो से पूछा जाएगा। अगर आप सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं, तो आपको पूरी मदद मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन की PDF क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में तो जाइए, वहाँ फिलहाल कमेंट तो करिए, साथ में आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाके आप लोग लिखेंगे 2023, तो मैं आप तक ये क्वेश्चन सारे प्रोवाइड कर दूंगा आंसर सहित। देखते हैं कौन कौन वीडियो यहाँ तक देखा है, कौन नहीं देखा है। फिलहाल हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।